नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि अगले साल मैं एक बार फिर आऊंगा। क्या ये उनका अति आत्मविश्वास है या फिर अपने कामकाज पर भरोसा? हमने एक सर्वे के जरिए देश की जनता से ये सीधा सवाल किया कि कौन है अगले चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए उनकी पसंद। तो जो जवाब मिला वो बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक की ओर इशारा करता है। लेकिन अभी चुनावों में वक्त है और एक मुद्दे से चुनावों का रुख बदल सकता है। फिलहाल क्या है चुनौतियां पीएम मोदी के सामने और क्या है विपक्षी गठबंधन इंडिया की जमीनी सच्चाई? जनता के जवाबों ने तस्वीर जो स्पष्ट की है उस पर एक नजर डालते हैं। एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। मिलकर के सब लोग काम करेंगे ताकि ये देश आगे बढ़े, मुक्ति मिले पूरे देश में। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। We are united. हम लोग एक हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे देश बचे, उस अभ्यास में हम लोग आते हैं। चुनाव में उन्हें करारा जवाब बिहार की जनता देने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले घमंडिया गठबंधन में नेता कौन है? हार जीत के दावे राजनीति की मजबूरी भी होते हैं और रणनीति भी, लेकिन लोकतंत्र में नतीजे तय करने में असली भूमिका होती है जनता की, और वो दलों के दावों पर नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई पर आधारित होते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर की टीम 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर गई। 25,951 लोगों से बात की, जनता से सवाल किया कि देश की जनता किसे देखना चाहती है अगला प्रधानमंत्री, किसके वादों पर है देश की जनता को ज्यादा भरोसा, किससे है नाराज और किस पर है उसका भरोसा। बीजेपी अगर नहीं होगी तो ये देश बिल्कुल बिक जाएगा। मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी हो अगले प्रधानमंत्री, अरविंद केजरीवाल। प्राइम मिनिस्टर जो आज हैं वही नरेंद्र मोदी। सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो इतने कैपेबल हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किसको वोट देना है, किसने लास्ट इतने सालों में बेटर करा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कामकाज से खुश ना हो बट अपने हिंदुत्व से खुश है। 2024 का चुनाव रेफरेंडम की तरह होना है। सामने एक ही चेहरा है पीएम मोदी का। वोट उनके पक्ष में पड़ेंगे या विपक्ष में। जनता उनके काम से संतुष्टि पर मत देगी या नाराजगी पर। जनता से हमने सवाल किया कि क्या वो मोदी सरकार से संतुष्ट हैं। 59% लोगों ने कहा हाँ वो मोदी सरकार से संतुष्ट हैं और 19% ने कहा नहीं। बीजेपी के इस पूरे कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ। नहीं। हाँ, मोस्टली हमें लगता है रिलीजियस जो एजेंडा चलता है उस पे मुझे लगता है कि उनको ध्यान देने की जरूरत है। संतुष्ट तो हैं। कांग्रेस की एक्चुअली इमेज थोड़ी इसी अभी डाउन है, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। डेफिनेटली सेटिस्फाइड है। 2024 के चुनाव में हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी के काम को लेकर जनता से सीधा सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका काम कैसा लगता है, तो 42% जनता ने कहा बहुत अच्छा, 21% ने कहा अच्छा और 12% ने कहा खराब। और जब प्रश्न जनता से ये किया गया
कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर वो किसे देखना चाहते हैं, तो 52% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना। राहुल गांधी को सिर्फ 16% लोगों ने ही कहा कि वो पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। और अगर जनता की पसंद के आधार पर सीटों पर जीत को देखा जाए तो एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ 306 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया। विपक्षी गठबंधन इंडिया को 193 और अन्य के खाते में 44 सीटें दर्ज हो सकती हैं। यानी अगर मौजूदा स्थिति में अभी चुनाव होते हैं तो मोदी सरकार अपने दम पर सत्ता में जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है। लेकिन एक बार फिर बता दें कि ये आंकड़े 15 जुलाई से 14 अगस्त तक के बीच किए गए सर्वे के आधार पर हैं। आम चुनावों में लगभग अभी 8 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में क्या विपक्षी गठबंधन बाजी पलट सकता है? मुद्दों के तौर पर मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रहेंगी और क्या गठबंधन इंडिया मोदी सरकार को बराबर की टक्कर देने में कामयाब हो सकता है? इसको लेकर भी जनता की राय स्पष्ट है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अब आकार ले चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर एकजुट विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर हमलावर है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए भी पूरे फॉर्म में आ चुका है। हल्ला, हंगामा, क्रेडिट की होड़ और जुबानी पलटवार यानी वार पर वार कड़े प्रहार। ऐसी स्थिति में इंडिया और एनडीए दोनों की मौजूदा स्थिति क्या है, वो भी जनता के हवाले से बता देते हैं। के अंदर ही इतना डिफरेंसेस है कि मुश्किल लगता है बहुत। काम के हिसाब से देखा जाएगा तो नहीं गिरा सकते। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। मुझे लगता है कि जो एक गठबंधन हो रहे हैं, तो अभी करंटली जो सेंटर में पार्टी है इट्स वेरी स्ट्रांग, सो आई थिंक उन्हें गठबंधन तो रखना ही पड़ेगा अगर जीतना है। गठबंधन वो फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले हुआ था। एक नेता नहीं है जो फ्रंट में आके जो जनता के सामने एक मेन फेस बन के आ सके। नहीं, गठबंधन नहीं टिकेगा। सर्वे में जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने का संकेत दिया तो बीजेपी को वोट देने की वजह भी साफ की। 44% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे। 22% लोगों ने कहा विकास पर, 14% ने हिंदुत्व और 8% ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर वोट देने की बात स्वीकार की। यानी 2024 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का काम और नाम दोनों इसका मुख्य कारण होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान से 5वें स्थान पर ले जाने का काम किया है, 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का काम किया है, मध्यम वर्गीय लोगों की जिस प्रकार से इनकम 4 गुना बढ़ी है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है, गरीबों को जिस प्रकार से 3.5 करोड़ आवास मिले हैं, 11 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचा है, तो सबसे बड़े सामाजिक जनकल्याणकारी योजनाएं और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और किया है, इससे लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ है और वो 22 करोड़ लाभार्थी वर्ग उनके साथ अडिग खड़ा है और इसीलिए उनकी लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल ये उठता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर जनता के मन में अभी तक क्या राय बनी है। संसद के मॉनसून सत्र से लेकर सड़क तक हाल में विपक्ष ने एक सुर में मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। हमने जनता से पूछा तो जवाब में 30% लोगों ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी माना, 25% ने राज्य सरकार की, 20% ने केंद्र और राज्य दोनों की नाकामी और विपक्ष के खिलाफ सिर्फ 14% लोग आए। 44% लोगों का मानना था कि मणिपुर हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। 21% ने अलग अलग ग्रुपों से बातचीत की तरजीह दी। 19% ने फास्ट ट्रैक न्यायिक जांच की जरूरत बताई और 7% ने कहा
ऑल पार्टी दल को जाना चाहिए था। आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश की जनता मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ है। दूसरी तरफ विपक्ष बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर आक्रामक है, तो देश की जनता के लिए भी वो अहम मुद्दे हैं। 25% लोग महंगाई को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। 17% लोगों के लिए बेरोजगारी मोदी सरकार की बड़ी असफलता है। 12% लोग आर्थिक विकास और 5% लोग सांप्रदायिक हिंसा को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी मानते हैं। जनता के बीच में जो मूड आज दिखाई पड़ता है, सरकार से कोई बड़ी नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती। कुछ मुद्दों पर लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सरकार का काम जैसा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है, और खासकर अगर बेरोजगारी और महंगाई की बात करूं, इन दो मुद्दों पर तो लोगों को लगता है कि सरकार से उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन ऐसे तमाम काम हैं जिसके बारे में लोग सरकार की सराहनीय प्रशंसा करते हैं। मोदी सरकार के सामने महंगाई और बेरोजगारी बड़ी चुनौती के तौर पर है, तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का बढ़ता कद भी कुछ संकेत दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, संसद में सरकार का घेराव, राहुल गांधी का मणिपुर दौरा और दोबारा से उनकी संसद सदस्यता की बहाली ने देश के मन में एक नई जगह बनाई है। विपक्ष के तौर पर देश की 25% जनता कांग्रेस को बहुत अच्छा, 18% जनता अच्छा, जबकि 21% लोग इसे खराब बताते हैं। 44% लोगों का यह भी मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि अच्छी हुई है, जबकि 33% का मानना है कि वैसी ही रही। देश को तो भरोसेमंद ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जो विदेशी धरती पे जाके भारत का अपमान तो करे लेकिन अपने गठबंधन का नाम INDIA करके लिखे और घमंड से भरा हो, अहंकार से भरा हो। ये घमंडिया गठबंधन को लोग वोट नहीं देंगे कि नाम जितना मर्जी बदल ले, ये यूपीए के पाप को छिपा नहीं पाएंगे। वो घोटाले, वो भ्रष्टाचार, वो कारनामे वो छिपेंगे नहीं। यानी एनडीए और इंडिया के बीच भले अभी पीएम मोदी की छवि के कारण एनडीए स्पष्ट बहुमत की ओर जाता दिख रहा हो, लेकिन टक्कर बेहद कड़ी है और सर्वे में मिलने वाले वोट शेयर के आंकड़े सारी कहानी बयान कर रहे हैं। 43% वोट एनडीए को मिलते दिख रहे हैं, लेकिन गठबंधन इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है। उसे 41% वोट शेयर मिल सकता है, ऐसा सर्वे के आंकड़े बताते हैं, जबकि अन्य के पास 16% वोट शेयर जा सकता है। यानी वोट शेयर का अंतर सिर्फ 2% है। इस बीच 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है। कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़े कुछ कहें, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के आंकड़ों में जिस तरह गठबंधन इंडिया 41% वोट शेयर के साथ एनडीए से केवल 2% पीछे है, वो एकजुट गठबंधन की तस्वीर के आधार पर। अभी विपक्षी गठबंधन इंडिया को चेहरा, नीति, सीट शेयरिंग के आधार पर आपस में काफी काम करना बाकी है। वैसे सर्वे के आंकड़े 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच के हैं। इस बीच एनडीए और इंडिया दोनों के लिए हालात काफी तेजी से बार बार बदले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये देश से वादा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दोहराया था। इससे पहले वो संसद में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा कर चुके थे। इस तरह ताकत को लगाया जाएगा और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। हमने 14 अगस्त तक के सर्वे में देश से जब ये पूछा था कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के किस वादे पर सबसे अधिक भरोसा है, तो 33% लोगों ने इकोनॉमी को टॉप 3 में पहुंचाने के वादे को बीजेपी के लिए फायदेमंद मुद्दा माना। 17% ने राम मंदिर, 12% ने यूसीसी और 8% ने 370 की विदाई के आधार पर बीजेपी को लाभ पहुंचने की बात मानी।
यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने लक्ष्य निर्धारित करके 2024 के चुनावी रथ को हाँक कर पहले से ही जनता के बीच ले जा चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्षी एकता एक तरफ मोदी से भिड़ने के नाम पर कंधे से कंधा मिलाती दिखती है, तो अपने हितों के टकराते ही आपस में आंखें भी दिखाती है। गठबंधन में दरारें छुपाए नहीं छुपती। मुस्कुराते हैं, साथ आते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन अक्सर दिल मिलाते समय कतरा जाते हैं। तस्वीर में एक दिखते जरूर हैं, लेकिन बात बात पर अनेक भी हो जाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस संगठन को केजरीवाल का साथ कबूल नहीं। दिल्ली के पदाधिकारी कांग्रेस नेतृत्व से कड़ा विरोध जता चुके हैं। कांग्रेस की अलका लांबा ने 7 सीटों पर चुनावी तैयारी करने का आलाकमान का फैसला सामने रखा, तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को धमकियां देना शुरू कर दी और पूरा गठबंधन इंडिया एक बार को चरमरा गया। कांग्रेस समझौते की स्थिति में दिखी। महाराष्ट्र में शरद पवार की विपक्षी निष्ठा कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के निशाने पर है। बंगाल में ममता और लेफ्ट टकरा रहे हैं। सबसे रहस्यमयी तो ये है कि गठबंधन का झंडा लेकर सबसे पहले सबसे आगे चलने वाले नीतीश कुमार दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्प चढ़ाने पहली बार बिहार से चले आए और गठबंधन के साथियों से बिना मिले ही लौट गए। नीतीश का मिजाज गठबंधन की सेहत के लिए कभी भी हानिकारक हो सकता है, ये कयास भी लगने लगे। 2 मीटिंगें हुई हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम से बना है। पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में मीटिंग हुई। दोनों मीटिंगों में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला, एकजुटता तो है लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी मनमुटाव दिखाई पड़ता है। अगली बैठक होने वाली है बॉम्बे में। मुझे लगता है ये सब शुभ संकेत हैं अगर विपक्ष के नजरिए से देखूं तो, लेकिन एकजुटता बनाए रखने में अभी कई और अड़चने आने की संभावना है। सीट शेयरिंग की जब बात होगी तो वो बड़ी चुनौती होगी। तो चुनौतियां तो आएंगी, विपक्षी एकता बनेगी, लेकिन इसमें कुछ न कुछ टूट फूट हमें हमेशा नजर आता रहेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटों पर संग्राम होना है, वहां गठबंधन इंडिया के घटक दल राष्ट्रीय लोकदल का रुख पल में माशा पल में तोला जैसे हो रहा है। यूपी में कौन कब गठबंधन की गांठ खोलकर अलग हो जाए कहा नहीं जा सकता। मुझे नहीं समझ पाए अब तक, वो ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं। यानी सर्वे के आंकड़े मौजूदा स्थिति में जो भी दिखाएं, लेकिन आने वाले 8 महीनों में देश की राजनीति क्या रंग दिखाए, ये अभी समय के गर्भ में है। चुनौतियां और भी हैं, मुद्दे अभी और भी सामने आने को हैं। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में विपक्ष का सबसे शक्तिशाली चेहरा राहुल गांधी ही उभर रहे। चीन, मणिपुर, मुसलमान, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर वो बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख अपनाकर गठबंधन में लीड लेने की पोजीशन में है। राहुल गांधी की भूमिका गठबंधन में क्या होगी? उन्हें गठबंधन इंडिया अपना नेता मानेगा या कांग्रेस समझौता करेगी राहुल की लीडरशिप को लेकर? या फिर ये सवाल जो है, जो सबसे पेचीदा सवाल माना जा रहा है, इसे चुनाव के बाद के लिए छोड़ा जाएगा? अलायंस इंडिया में अभी संयोजक, सीट शेयरिंग और सही से कौन साथ में है ये तय नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस का रुख धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर से राहुल को पीएम बनाने की बातें और तेजी से सामने आने लगी। राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे और आज मैं कह सकता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमखम के साथ में, उनका नाम राहुल गांधी है। ये कह सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक की जीत, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस और मणिपुर दौरे के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पर निकले हुए हैं और खुलकर मोदी सरकार पर आक्रामक हैं। आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं,
2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, बात भी हुई और ये देश में चर्चा का विषय बना। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? मणिपुर, मुस्लिम जैसे मुद्दों के जरिए राहुल अपनी राजनीति की एक लकीर खींच रहे हैं। वो देश के दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसको लेकर देश की राजनीति में एक दिशा भी बन रही है। केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, क्यों नहीं मणिपुर विधानसभा में आज तक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया? क्योंकि धरातल की स्थिति आपके मणिपुर के नेताओं को पता है, दिल्ली में हल्ला मचाना है और मणिपुर की स्थिति को लेकर अपनी राजनीति का मार्ग प्रशस्त करना है, संवेदनशीलता का रास्ता नहीं ढूंढना है। जिन पार्टियों से और नेताओं से अपने राज्य संभल नहीं रहे, वे मणिपुर पर्यटन पर गए, राजनीतिक पर्यटन पर गए। कोई उनसे पूछे, उनमें से राजस्थान के बारे में कौन बात करेगा या राजस्थान कब जाएंगे? कांग्रेस वालों से पूछकर देखें। जब ममता बनर्जी से पूछे कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उसकी चिंता कब की जाएगी? बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस को लेकर अधिक आक्रामक रही है। अलायंस इंडिया में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी और पूरे देश में फैली हुई पार्टी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पीएम पद की उम्मीदवारी से राहुल का नाम पीछे कर सकती है, तब जबकि कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग बढ़ रही है। मैं तो कांग्रेसी होने के नाते मैं कहूंगा कि पीएम फेस हमारे राहुल जी हो। तब ये सवाल और बड़ा हो जाता है जब ममता बनर्जी और केजरीवाल के पक्ष में खुलकर पीएम पद के उम्मीदवारी के बयान आ चुके हों। ममता जी का हिम्मत है, अगर जरूरत पड़े तो पीएम का हाउस का पास में भी ममता जी बैठ सकते हैं। आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा। कांग्रेस की स्थिति को अगर गठबंधन में देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खुले हैं। पंजाब में भी कांग्रेस के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। बिहार में कांग्रेस साथ है, लेकिन नीतीश उसे मंत्रिमंडल में अभी तक शामिल नहीं कर पाए। यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें छोड़ेगी, ये और भी बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण तक अखिलेश ने कांग्रेस से खुले तौर पर दूरी बनाए रखी थी। देश का मिजाज फिलहाल विपक्षी गठबंधन की ताकत बढ़ने के संकेत तो दे रहा है, लेकिन अभी चुनावों में वक्त है और रणनीतियों के लिए मुद्दे भी बदलते रहेंगे। जनता का मन मोदी सरकार की हैट्रिक की ओर इस वक्त चुनाव होने की स्थिति में सामने आ रहा है। होगा क्या? चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आएंगे, वैसे वैसे एनडीए और गठबंधन इंडिया की स्थिति और साफ होती जाएगी। देश का मिजाज सर्वे में गठबंधन इंडिया के रूप में विपक्षी वोट शेयर में भारी उछाल देखने को मिला जरूर, पर उसकी शर्त यही है कि गठबंधन मजबूत बना रहे। 30 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र में गठबंधन की तीसरी बैठक होनी है। वहां की राजनीति बार बार गठबंधन के सामने चुनौतियां पेश कर रही है। महाराष्ट्र की बैठक में गठबंधन के संयोजक और सीट शेयरिंग पर बात तय होनी है, लेकिन पवार की पावर का करंट किस ओर बह रहा है, अभी ये विपक्षी दल ही तय नहीं कर पा रहे। एक उलटा वर्ग वेगळा झाला, देश वाचवला. आज तशी स्थिती इथे नाही. काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी पवार की पॉलिटिक्स जानने वाले कहते हैं उनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और जुबान पर कुछ और होता है। भतीजे पवार की तारीफ और एनसीपी की टूट को लोकतांत्रिक बताने के पीछे पवार की क्या राजनीति है, ये सवाल गठबंधन इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि पवार के बाद उनकी विरासत की उत्तराधिकारी सुप्रिया भी पापा के सुर में सुर मिला रही हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुठलीही स्प्लिट झालेली नाही.
नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देशाचे अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेब आहेत आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटील आहेत आणि त्या दोघांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे काम करतो. देयर इज नो स्प्लिट इन दी एनसीपी. प्लीज पुट दिस ऑन. यानी एक तरफ शरद पवार गठबंधन इंडिया की जड़ों को मजबूत करने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए को पावर देने वाले भतीजे को सही भी ठहरा रहे हैं. इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में जिस तरह विपक्षी दलों में टूट हुई है, उससे बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा मानने वाले लोग 60% हैं, जबकि कोई फायदा नहीं होगा कहने वाले सिर्फ 25% लोग हैं. शरद पवार की भूमिका को लेकर कुछ दिन पहले भी सामना में सवाल उठाए गए. महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी बार बार स्पष्टीकरण मांगा. जमकर आरोप प्रत्यारोप की नौबत आई. इसमें अभी तक कोई निष्कर्ष तक नहीं जा सकते. रहा सवाल उनके स्टेटमेंट का, उनका एक स्ट्रेटेजी हो सकती है जो आगे इलेक्शन चुनाव के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने जो विषय है सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट का, उसको लेकर उनकी स्ट्रेटेजी कुछ बनी होगी. उस आधार पर वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे और चुनाव के वक्त दूध का दूध पानी का पानी कौन किसके साथ है ये हो जाएगा. इस तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजित पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ. हर आरोप से बेखबर पवार कभी भतीजे पवार के साथ घंटों गुपचुप मीटिंग करते हैं, तो ये नहीं बताते कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, और खुलकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं तो मुस्कुराहटों के राज भी किसी को नहीं बताते. गजब कंफ्यूजन फैला हुआ है महाराष्ट्र में गठबंधन इंडिया के अंदर. शरद पवार की पार्टी के कई बड़े नेता अजित पवार के नेतृत्व में एनडीए का हिस्सा हैं. एनडीए की महाराष्ट्र सरकार में शामिल है. चाचा भतीजे के बीच वर्चस्व की लड़ाई खुले रूप में सामने भी आ चुकी है और बंद कमरों में छुपी भी हुई है. एक तरफ शरद पवार तस्वीर और नाम इस्तेमाल करने को लेकर कोर्ट में जाने की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानने लगे हैं कि अजित हमारे नेता हैं. पार्टी में कोई बगावत नहीं हुई है. पार्टी एक है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से चल रही है. मध्ये फूट वगैरे काही नाही. दादा आमचेच नेते आहेत. फूट पडणे याचा अर्थ काय? पक्षात फूट कधी येते? जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, देश वाचला. आज तशी स्थिती इथे नाही. काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, तर लोकसभेमध्ये त्यांचा अधिकार आहे. तो त्यांनी निर्णय घेतला म्हणून लगेच फूट बनायचं काही कारण नाही. तो त्यांचा निर्णय. यानी आधी से ज्यादा पार्टी एनडीए में, लेकिन शरद पवार दम भर रहे हैं गठबंधन इंडिया की मजबूती का. वो गठबंधन के साथ भी हैं और भतीजे के भी. खुद गठबंधन के साथी लगातार पवार से पूछ रहे हैं कि आखिर कहना क्या चाहते हो. 2024 के महारण में सबसे बड़ी बाजी उत्तर प्रदेश में ही खेली जाएगी. एक एक सीट और एक एक वोट ये तय करेगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा. अब गठबंधन इंडिया के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि यूपी में क्षेत्रीय दल अपनी पहचान बढ़ाएं या राष्ट्रीय पार्टियों के लिए जगह छोड़ें. भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी. अब कोई संदेश में नहीं. 24 में बदलाव के लिए पूरी पार्टी और संगठन तैयार होगा. देश पर बोझा बन चुके थे, अब उनको ढोने की आवश्यकता है. जहां खड़े हैं नहीं उसको. जनता तैयार है बीजेपी को हराने के लिए. देश में सबसे अधिक सीटों की लड़ाई वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए के तौर पर बीजेपी, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेल देव राजभर समाज पार्टी है. गठबंधन इंडिया में अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल है. बीएसपी अलग है. यूपी की 80 सीटों पर कौन बाजी मारेगा, इस पर एनडीए और अलायंस इंडिया दोनों की नजरें हैं. इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के हिसाब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के आगे गठबंधन को कोई फायदा होता नहीं दिखता. अगर अभी चुनाव हो तो यूपी में एनडीए 49.4% वोट शेयर के साथ 72 सीटों पर कब्जा जमाता दिख रहा है.
जबकि गठबंधन 7 सीटों पर ही सिमटता नजर आ रहा है। आंकड़ों से अलग भी देखा जाए तो यूपी में अलायंस इंडिया से पहले एसपी और आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर पहले ही दोनों दलों में दरार है। अब इसमें कांग्रेस के साथ जब सीट बंटवारा शामिल होगा तब ये गठबंधन से ज्यादा अखिलेश यादव के धैर्य की परीक्षा होगी, क्योंकि वो कई मंचों से पहले भी कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता करने से खुला इनकार कर चुके हैं। और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली सेवा बिल के समय जब विपक्ष संसद में एकजुट था, तब यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन की अहम साथी राष्ट्रीय लोकदल की गैर मौजूदगी गठबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा हुई, तब भी आरएलडी नदारद थी। विपक्ष का काम जो होता है, अब विपक्ष अपनी लड़ाई से भटक चुका है। देश का मिजाज आंकड़ों में कुछ भी बता रहा हो, लेकिन यूपी का मिजाज अभी सामने आना बाकी है, और तब तक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गठबंधन इंडिया की कहानी बिहार से शुरू हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र की तीसरी बैठक के दिन करीब आते आते बिहार में ही गठबंधन की कहानी में कई नए मोड़ दिखने लगे। ये मोड़ कई बार यू टर्न की शक्ल लेते दिखते हैं, तो कभी गठबंधन इंडिया के लिए अंदर से उभरती किसी बड़ी चुनौती सरीखे। आखिर बिहार में गठबंधन की बयार बह किस दिशा में रही? इन मुस्कुराहटों के पीछे कितने राज छुपे हैं कौन जाने। नीतीश कुमार 5 साल में पहली बार अटल समाधि पर पुष्प चढ़ाने आए। कहा जा रहा था दिल्ली में गठबंधन के कुछ साथियों से मेल मुलाकात भी होनी है, लेकिन बिना किसी से मिले चुपचाप लौट गए। ये सब तब हुआ जब कुछ ही दिन बाद महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग होने वाली थी। तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच उसी के लिए हम गए। मतलब जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था, उनका अंतिम दिन का जो था, तो गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र बिहार के एक पार्क से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हटवा देते हैं। ये राजनीति क्या कहलाती है, जहां सत्ता में साथ लेकिन सोच में इतना फर्क। नीतीश ने जब आरजेडी के साथ गठबंधन तय किया तो तय ये हुआ था कि नीतीश बिहार तेजस्वी के लिए छोड़ेंगे और आरजेडी उन्हें दिल्ली के लिए मजबूत करेगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा होता दिख रहा है। लालू ने गठबंधन इंडिया के लिए 3-4 संयोजकों की बात करके नीतीश के पैरों के नीचे से उम्मीदों की जमीन खींचने का काम किया है। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। नीतीश के पास न अब एनडीए में लौटने का विकल्प बचा है, न विपक्षी गठबंधन की राजनीति करने के अलावा कोई और रास्ता। लेकिन जो नीतीश सबसे पहले घूम घूम कर विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, वो बिहार में ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे। विस्तार में कांग्रेस को जगह दी जानी है, लेकिन मामले का पेच है कि कहीं फंसा हुआ है। वैसे नीतीश लाख मना करें, लेकिन अगर मौका मिले तो प्रधानमंत्री बनने से भी कौन मना कर सकता है। उनकी पार्टी तो शुरू से ही उन्हें पीएम पद के मजबूत दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करती रहती है। गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले ये मांग एक बार फिर नीतीश के पक्ष में सुनाई देने लगी। ये तो समय बताएगा। हमारे नेता कोई लालच तो नहीं है कि हम नेता बने। हमारे नेता सिर्फ इतना लालच है कि देश को बचाना है, देश का जो इतिहास मिटने न पाए, जो बुजुर्गों का, पूर्वजों का, हर समाज के लोगों ने आंदोलन में अपनी कुर्बानियां दी है, वो लोगों का इतिहास मिटने न पाए, इसको लेकर सब वो एक ही है। समय बताएगा कौन अगुवा बनेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन देश की जनता चाहती है प्रधानमंत्री कोई बने तो नीतीश कुमार की बने। देश की जनता चाहती है। राजनीति में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात तो आम है, लेकिन नीतीश कुमार का तीर तो न जाने कितने निशानों को एक साथ साधे रहता है। ये किसी से छुपा नहीं। नीतीश को मालूम है कि राजनीति में बीच की लकीर पर चलना हमेशा फायदेमंद रहता है। गठबंधन मोदी के विरोध में है, लेकिन अगर
महत्वाकांक्षाएं ही हाशिए पर आने लगे तो कभी भी पाला बदला जा सकता है। कुछ तो दबाव की राजनीति की ही जा सकती है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।